अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय जो वीडियो था उसमें हमने सरकार के 2 अंग पढ़ लिए थे। आज सरकार का तीसरा अंग वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका है वो सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका में जो केंद्र सरकार में सबसे पहले जो न्यायपालिका आती है वो है अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या है जो मूल रूप से अपना जो संविधान बना था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद इसमें समय समय पर संसद ने संशोधन किया और 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य कुल 31 की थी। लेकिन वर्तमान में मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास करके वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या कर दी है 34। अब अगर न्यायाधीश होंगे तो अपने 34 हो जाएंगे। इसके बाद में नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति का जो तरीका है वो कोलेजियम प्रणाली से इनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है कोलेजियम प्रणाली? जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश का एक समूह होता है। वो क्या करता है, ये इनका एक कॉलेज होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह। ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, नाम प्रस्तावित करते हैं और इन्हीं में से राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इनमें से जो ये 4 नाम दिए जाते हैं, इन्हीं 4 जो मान लो 4 जो समूह है बना है, ये क्या करते हैं, नाम प्रस्तावित करते हैं कि इनको आपको मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनाना है और उसी को राष्ट्रपति बनाता है। अब योग्यताएं देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उसको भी राष्ट्रपति बना सकता है। इसके अलावा इनका कार्यकाल यदि हम देखें तो वैसे तो इसका कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष, लेकिन ये क्या करते हैं, इससे पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं। अब देखो, इनको त्यागपत्र देने की जो प्रक्रिया, इनको हटाने की जो प्रक्रिया उसका नाम है महाभियोग। हमने पहले भी चर्चा की थी कि महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन इनमें और भारत के जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दोनों में अंतर है। अब देखो, महाभियोग लगाता कौन है, कार्यपालिका लगाती है। क्यों लगाती है? सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण। अब मान लो कोई न्यायाधीश है, वो या तो उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या फिर वो कार्य करने में असमर्थ है। तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता ये दोनों शब्द आपको याद रखने। इनके आधार पर न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, इन 2 आधार के आधार पर। यदि संसद के दोनों सदन अपने अलग अलग अपने कुल जो सदस्य हैं उनके अलग अलग, मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य हैं, दोनों जो सदन है वो अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर दें कि अमुक जो न्यायाधीश है वो आपत्तिजनक आचरण करता है, तो राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। यह है इनके महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में वेतन भत्ते, वो समय समय पर संसद द्वारा इनके वेतन भत्ते वो निश्चित किए जाते हैं। समय समय पर संसद इनके वेतन भत्ते तय करती है। वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है और अन्य जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में उनको 2,50,000 रुपये महीने की जो पेमेंट मिलती है। उन्मुक्तियाँ मतलब इनको किससे आज़ादी दी गई है, तो जितने भी ये कार्य करते हैं और जितने भी ये अपने निर्णय देते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उन जो निर्णय हैं उनके लिए उनकी आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यदि कोई निर्णय दिया है तो देश में या संसद में कहीं भी इनकी आलोचना नहीं की जा सकती। स्थान कहाँ है अपने सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पे है, नई दिल्ली। अब इन पर एक प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यदि ये सेवानिवृत्त हो गई तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये इन पे क्या है, वो उन्मुक्तियाँ। अब हम इनका क्षेत्राधिकार पढ़ लेते हैं जिसमें लगभग प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो 2 तरह का क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। देखो कैसे कैसे, एक तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, मतलब जिनके बारे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, वो है एकमेव। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, वो यानी उनके बारे में जरूरी नहीं कि वो ही करे, अन्य भी कर सकते।
तो अब सबसे पहले हम प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का अध्ययन करेंगे। अब देखो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। इसके अंदर जो मान लो सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत में कहीं नहीं की जा सकती। कौन कौन से केस है, जैसे भारत सरकार बनाम कह दो, वर्सेज कह दो, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। भारत सरकार और संघ का कोई राज्य है और उन मतलब भारत सरकार और संघ का राज्य तो एक तरफ, और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो भी सीधा जा सकता है। या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों से उत्पन्न कोई विवाद हो तो भी सीधा कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यदि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछे, एक में वो पूछे जब तो यही 3 बता रहे हैं, सिर्फ प्रारंभिक के बारे में पूछे तो दोनों आएंगे। अब है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद जो उच्च न्यायालय में आया हो अथवा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते। मतलब आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसका जो अपना ये है ये सीधा वहाँ भी जा सकता है उस न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में भी आप इसको सीधा ले जा सकते हो। इसके अलावा अब पढ़ेंगे इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, वो देखो। अपील का अर्थ क्या है कि आप जैसे मान लो कुछ उस नीचे के न्यायालय में आपने कोई केस किया है और आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, ये ध्यान रखना। इसके आगे आप कहीं भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णय के विरुद्ध जो अपील का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। यह जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो 4 वर्गों में विभाजित है। पहला कौन सा है, संवैधानिक। अब देखो संवैधानिक अपील क्या होता है कि अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, क्या कर दे, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि जो विवाद है वो संविधान की उसकी व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है इस विवाद में, ठीक है। मतलब संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उस पर निर्णय की अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। संवैधानिक करता है संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसकी जो आप अपील है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। दीवानी, अब दीवानी के बारे में है कि इसके अंतर्गत क्या थी, जो अपना बना था कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवाद जा सकते हैं। पहले ये था जब अपना संविधान बना कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कैसे केवल ऐसे ही दीवानी विवाद जा सकते हैं जो 20,000 रुपये की राशि हो, जिनकी मतलब विवाद आपका जमीन जायदाद जो भी चला उसकी राशि कितनी होनी चाहिए, 20,000। लेकिन अब क्या किया, अब यह जो सीमा है वो हटा दी 20,000 की। अब सभी जो जितने भी दीवानी विवाद है जमीन जायदाद इनके आप है इसको सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। अब फौजदारी क्या है, मतलब फौजदारी, अब फौजदारी विवाद क्या है कि फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जो कौन कौन से इन मामले में है, तो पहला तो ये है उच्च मतलब इनके ये जो निर्णय है इनके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो या फिर किसी कैदी को फ्री कर दियो, अपराध मुक्त कर दियो और सामने वाला संतुष्ट नहीं हो तो वो क्या करता है, उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे विवाद को अपने यहाँ लाकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दियो। अब जैसे ही अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया और वो संतुष्ट नहीं है तो वो अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। या फिर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है तो भी कर सकता है। अब देखो विशिष्ट का क्या है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो क्या है कि इन तीनों श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, तो भी सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इन तीनों श्रेणी में नहीं आते, ना तो वो संवैधानिक है, ना दीवानी है, ना ही फौजदारी है। वो कौन कौन से देखो, अनुच्छेद 135 क्या कहता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय या न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अपने जो मार्शल कोर्ट होते हैं सैनिक न्यायालय उनको छोड़कर आप कहीं भी अपील कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक न्यायालय का एक अधिकार और है, अपील के लिए विशेष आज्ञा का अधिकार। यह कौन सा है, अपील के लिए विशेष आज्ञा का अधिकार। अनुच्छेद 136 क्या कहता है
कि सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। ये इसको अधिकार है। अनुच्छेद 133 ये कहता है कि सैनिक न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसको अगर आप छोड़ दो तो अन्य जितने भी निर्णय किसी ने भी दिए हैं उसके विरुद्ध वो यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। इसके बाद में परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श तो मांग सकता है, लेकिन परामर्श देना या न देना यह सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, और इस परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। इसके अलावा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत ही। अभिलेख न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को हम अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? देखो, अनुच्छेद 129 में कहा गया है, अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय कैसे है? पहले तो है कि इसके निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसने किसी कोई निर्णय दे दिया और वैसा का वैसा केस यदि अन्य किसी भी भारत के उच्च न्यायालय में आए तो आप उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करके वो निर्णय दोबारा दे सकते हो। ठीक है, वह किसी भी न्यायालय में निर्णय को प्रस्तुत करने में इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह निर्णय सही दिया है या गलत दिया है। ऐसी प्रामाणिकता पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। दूसरी बात इसमें दो है अभिलेख न्यायालय में। दूसरी बात यह है कि न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है, मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये क्या है, किसी भी प्रकार का इसको दंड दे सकता है। अब कई बार प्रश्न आता है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का आरक्षित कैसे है, वो भी देख ले तो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय वो मौलिक अधिकार के आरक्षक है और भारत के संविधान ने इसको ये अधिकार दिया है। कैसे दिया है? जैसे अनुच्छेद है इसमें 32, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, या इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक है ही, मौलिक अधिकारों का रक्षक है ही। तो संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है कि संविधान की रक्षा का दायित्व किस पे है? न्यायालय पे है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? ये न्यायालय है वो कानूनों की वैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनों की वैधानिकता की जांच करना कि संविधान के अनुकूल है या नहीं। जैसे अगर मूल अधिकार के विरुद्ध बना दिया या राज्य सूची का कोई विषय है उस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो वो भी अवैधानिक है, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो देखो, अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य, ये 131-32 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देते हैं। अब कैसे जांच करेगा वो? कि यदि संघीय संसद कानून बनाती है या फिर राज्य में कौन कानून बनाती है? विधानमंडल। संघीय संसदीय राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं, मतलब एक दूसरे संघ सूची पे राज्य सरकार बनाती है और राज्य सूची पे संघ सरकार बनाती है, तो वो संविधान का अतिक्रमण है। या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण करते हैं तो किनके द्वारा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो इनके द्वारा, मतलब संसद और राज्य सरकार के द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करोगे। तो विद्यार्थियों, ये था अपना केंद्र सरकार वाला पाठ, पूरा हो गया आज। अगले अध्याय में हम राज्य सरकार के साथ फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय जो वीडियो था उसमें हमने सरकार के 2 अंग पढ़ लिए थे। आज सरकार का तीसरा अंग वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका है वो सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका में जो केंद्र सरकार में सबसे पहले जो न्यायपालिका आती है वो है अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या है, जो मूल रूप से अपना जो संविधान बना था उस समय 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद इसमें समय समय पर संसद ने संशोधन किया
और 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य, कुल 31 की थी। लेकिन वर्तमान में मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास करके वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या कर दी है 34। अब अगर न्यायाधीश होंगे तो अपने 34 हो जाएंगे। इसके बाद में नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति का जो तरीका है वो कॉलेजियम प्रणाली से इनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है कॉलेजियम प्रणाली? जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश का एक समूह होता है। वो क्या करता है, ये इनका एक कॉलेज होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह। ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, नाम प्रस्तावित करते हैं और इन्हीं में से राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इनमें से जो ये 4 नाम दिए जाते हैं, इन्हीं 4 जो मान लो 4 जो समूह है बना है, ये क्या करते हैं, नाम प्रस्तावित करते हैं कि इनको आपको मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनाना है और उसी को राष्ट्रपति बनाता है। अब योग्यताएं देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उसको भी राष्ट्रपति बना सकता है। इसके अलावा इनका कार्यकाल यदि हम देखें तो वैसे तो इसका कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष, लेकिन ये क्या करते हैं, इससे पूर्व भी त्यागपत्र दे सकते हैं। अब देखो, इनको त्यागपत्र देने की जो प्रक्रिया, इनको हटाने की जो प्रक्रिया उसका नाम है महाभियोग। हमने पहले भी चर्चा की थी कि महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन इनमें और भारत के जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दोनों में अंतर है। अब देखो, महाभियोग लगाता कौन है, कार्यपालिका लगाती है। क्यों लगाती है, सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण। अब मान लो कोई न्यायाधीश है, वो या तो उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या फिर वो कार्य करने में असमर्थ है। तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता ये दोनों शब्द आपको याद रखने, इनके आधार पर न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, इन 2 आधार के आधार पर। यदि संसद के दोनों सदन अपने अलग अलग अपने कुल जो सदस्य हैं उनके अलग अलग, मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य हैं, दोनों जो सदन है वो अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर दें कि अमुक जो न्यायाधीश है वो आपत्तिजनक आचरण करता है, तो राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। यह है इनके महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में वेतन भत्ते, वो समय समय पे संसद द्वारा इनके वेतन भत्ते वो निश्चित किए जाते हैं। समय समय पे संसद इनके वेतन भत्ते तय करती है। वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, और अन्य जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में उनको 2,50,000 रुपये महीने की जो पेमेंट मिलती है। उन्मुक्तियाँ मतलब इनको किससे आज़ादी दी गई है, तो जितने भी ये कार्य करते हैं और जितने भी ये अपने निर्णय देते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उन जो निर्णय हैं उनके लिए उनकी आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यदि कोई निर्णय दिया है तो देश में या संसद में कहीं भी इनकी आलोचना नहीं की जा सकती। स्थान कहाँ है अपने सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पे है, नई दिल्ली। अब इन पे एक प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यदि ये सेवानिवृत्त हो गई तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये इन पे क्या है, वो उन्मुक्तियाँ। अब हम इनका क्षेत्राधिकार पढ़ लेते हैं जिसमें लगभग प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो 2 तरह का क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। देखो कैसे कैसे, एक तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, मतलब जिनके बारे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, वो है एकमेव। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, वो यानी उनके बारे में जरूरी नहीं कि वो ही करे, अन्य भी कर सकते। तो अब सबसे पहले हम प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का अध्ययन करेंगे। अब देखो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। इसके अंदर जो मान लो सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत में कहीं नहीं की जा सकती। कौन कौन से केस है, जैसे भारत सरकार बनाम कह दो, वर्सेज कह दो, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। भारत सरकार और संघ का कोई राज्य है और उन मान लो भारत सरकार और संघ का राज्य तो एक तरफ,
और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो भी सीधा जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों से उत्पन्न कोई विवाद हो तो भी सीधा कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यदि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछे, एक में वो पूछे जब तो यही 3 बताने हैं, सिर्फ प्रारंभिक के बारे में पूछे तो दोनों आएंगे। अब है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद जो उच्च न्यायालय में आया हो अथवा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते। मतलब आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसका जो अपना ये है, ये सीधा वहाँ भी जा सकता है उस न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में भी आप इसको सीधा ले जा सकते हो। इसके अलावा अब पढ़ेंगे इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, वो देखो। अपील का अर्थ क्या है कि आप जैसे मान लो कुछ उस नीचे के न्यायालय में आपने कोई केस किया है और आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, ये ध्यान रखना। इसके आगे आप कहीं भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णय के विरुद्ध जो अपील का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। यह जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो 4 वर्गों में विभाजित है। पहला कौन सा है, संवैधानिक। अब देखो संवैधानिक अपील क्या होता है कि अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, क्या कर दे, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि जो विवाद है वो संविधान की उसकी व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है इस विवाद में, ठीक है। मतलब संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उस पर निर्णय की अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। संवैधानिक का अर्थ है संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसकी जो आप अपील है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। दीवानी, अब दीवानी के बारे में है कि इसके अंतर्गत क्या थी, जो अपना बना था कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवाद जा सकते हैं। पहले ये था जब अपना संविधान बना कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कैसे केवल ऐसे ही दीवानी विवाद जा सकते हैं जो 20,000 रुपये की राशि हो, जिनकी मतलब विवाद आपका जमीन जायदाद जो भी चलो उसकी राशि कितनी होनी चाहिए, 20,000। लेकिन अब क्या किया, अब यह जो सीमा है वो हटा दी 20,000 की। अब सभी जो जितने भी दीवानी विवाद है जमीन जायदाद इनके आप है इसको सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। अब फौजदारी क्या है, मतलब फौजदारी, अब फौजदारी विवाद क्या है कि फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जो कौन कौन से इन मामले में है, तो पहला तो ये है उच्च मतलब इनके ये जो निर्णय है इनके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो या फिर किसी कैदी को फ्री कर दियो, अपराध मुक्त कर दियो और सामने वाला संतुष्ट नहीं हो तो वो क्या करता है, उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे विवाद को अपने यहाँ लाकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दियो। अब जैसे ही अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया और वो संतुष्ट नहीं है तो वो अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। या फिर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है तो भी कर सकता है। अब देखो विशिष्ट का क्या है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो क्या है कि इन तीनों श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, तो भी सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इन तीनों श्रेणी में नहीं आते, ना तो वो संवैधानिक है, ना दीवानी है, ना ही फौजदारी है। वो कौन कौन से देखो, अनुच्छेद 135 क्या कहता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय या न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अपने जो मार्शल कोर्ट होते हैं सैनिक न्यायालय उनको छोड़कर आप कहीं भी अपील कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक न्यायालय का एक अधिकार और है, अपील के लिए विशेष आज्ञा का अधिकार। यह कौन सा है, अपील के लिए विशेष आज्ञा का अधिकार। अनुच्छेद 136 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। ये इसको अधिकार है। अनुच्छेद 136 ये कहता है कि सैनिक न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसको अगर आप छोड़ दो तो अन्य जितने भी निर्णय किसी ने भी दिए हैं उसके विरुद्ध वो यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। इसके बाद में परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श तो मांग सकता है, लेकिन परामर्श देना या न देना ये सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, और इस परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। इसके अलावा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत ही, अभिलेख न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को हम अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? देखो, अनुच्छेद 129 में कहा गया है, अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय कैसे है? पहले तो है कि इसके निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसने किसी कोई निर्णय दे दिया और वैसा का वैसा केस यदि अन्य किसी भी भारत के उच्च न्यायालय में आए तो आप उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करके वो निर्णय दोबारा दे सकते हो। ठीक है, वह किसी भी न्यायालय में निर्णय को प्रस्तुत करने में इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह निर्णय सही दिया है या गलत दिया है। ऐसी प्रामाणिकता पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते। दूसरी बात इसमें दो है अभिलेख न्यायालय में। दूसरी बात यह है कि न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है, मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये क्या है, किसी भी प्रकार का इसको दंड दे सकता है। अब कई बार प्रश्न आता है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षित कैसे है, वो भी देख ले तो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय वो मौलिक अधिकार के आरक्षक है और भारत के संविधान ने इसको ये अधिकार दिया है। कैसे दिया है? जैसे अनुच्छेद है इसमें 32, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, या इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक है ही, मौलिक अधिकारों का रक्षक है ही, तो संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है कि संविधान की रक्षा का दायित्व किस पे है? न्यायालय पे है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? ये न्यायालय है वो कानूनों की वैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनों की वैधानिकता की जांच करना कि संविधान के अनुकूल है या नहीं। जैसे अगर मूल अधिकार के विरुद्ध बना दिया या राज्य सूची का कोई विषय है उस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो वो भी अवैधानिक है, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो देखो, अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य, ये 131-32 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देते हैं। अब कैसे जांच करेगा वो? कि यदि संघीय संसद कानून बनाती है या फिर राज्य में कौन कानून बनाती है? विधानमंडल। संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं, मतलब एक दूसरे संघ सूची पे राज्य सरकार बनाती है और राज्य सूची पे संघ सरकार बनाती है, तो वो संविधान का अतिक्रमण है। या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण करते हैं, तो किनके द्वारा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो इनके द्वारा, मतलब संसद और राज्य सरकार के द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करोगे। तो विद्यार्थियों, ये था अपना केंद्र सरकार वाला पाठ, पूरा हो गया आज। अगले अध्याय में हम राज्य सरकार के साथ फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।